नाजरीन, एक बार फिर आपको एशियन व्यूज़ टीवी में खुशामदीद। वक्फे के बाद हम दोबारा अपनी गुफ्तगू वकील साहब से शुरू करेंगे। कानून के बारे में मेरे अंदाज़े के मुताबिक वकील साहब को इतनी मालूमात है कि जो आपको अगर घंटों भी हम इनके ख़यालात से मुस्तफ़ीद करें तो इनके पास जो नॉलेज है वो ख़त्म नहीं होगी। तो मैं एक अंजुमन है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जिसको कहते हैं। नाज़रीन, मैं दोबारा आपको मिलवाता हूँ अशरफ साहब। अशरफ साहब, रोमन लॉ की बात हो रही थी। रोमन लॉ जो था वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका निफाज, उसके तरीक़ाकार क्या थे और उसके खदोखाल क्या थे, थोड़ी सी और उस पर रोशनी डालें, फिर आगे चलते। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। इसमें ये मैं रोमन लॉ पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये करूं कि हम्मुराबी के बाद हम जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनका भी लॉ में बड़ा जो क्रूशल स्टेटस है। कमेंडमेंट जो एक मशहूर, जिस पे एक मशहूर फिल्म भी बनी थी, 10 कमेंडमेंट, और उसको लॉ ऑफ मोसेस भी कहते हैं। और उस 10 कमांडमेंट्स, ये लॉ ऑफ मोसेस पर इसराइल का कानून बेस करता है। ठीक है, वो भी एक हिस्सा है दुनिया में कानून साजी का। उससे फिर आगे हम आते हैं, रोमन एम्पायर पर आते हैं। तो रोमन एम्पायर जब वजूद में आई, उसके बाद पहले तो कोई रिटन में, जैसा है कि सिर्फ हम्मुराबी के बाद कोई रिटन में कानून इस एम्पायर का भी नहीं था। तो इसमें भी जो थे दो तबके थे, एक अपर क्लास था और दूसरा लोअर क्लास था। तो उसको कहते थे पैट्रिशियन और प्लेबियंस। अब जो अपर क्लास के लोग थे वो कानून बनाते थे, वो इम्पोज कर देते थे। जो उनके जजेस थे या बादशाह जो कहता था वो कानून बन जाता था। लेकिन 80% जो आबादी थी वो प्लेबियंस की थी, जो वर्कर थे, जो काम करते थे, जो मेहनत करते थे। तो उनकी एक डिमांड उठी और उन्होंने शोर करना शुरू किया कि भाई हमें ये रोज़ का आप ये हम कमाते हैं, हम हमारे पैसों से आप जो है अयाशी करते हैं, और लेकिन ये जो चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर उस पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आज भी ये चीज़ जो है विजुलाइज करना चाहे तो अब वहाँ पर ये उस दौर में तो ये बात, ये बगावत का एक आंसर पैदा हो गया। बगावत तो नहीं, उन्होंने धमकी दी कि हम शहर छोड़ जाएंगे, बागियाना, आपकी स्टेट ये भी तो आपकी नगरी बागियाना सोच अब ही है। आपने जब थोड़ी देर पहले बात की कि अगर किसान जो है वो 15-20 दिन या 15 दिन या 2 महीने 4 महीने काम बंद कर दे तो आपकी मईशत तो बैठ जाएगी। तो इस तरह अगर 80% जो वर्कर्स थे वो किसी स्टेट को खाली करके चले जाएंगे तो डेंजरस। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए रोमन एम्पायर मजबूर हुआ कानून बनाने के लिए। तो उससे इस जदोजहद में या इस जो शक्ल थी, तो रोमन एम्पायर के आगे चलकर 2 टुकड़े हो गए। एक था उसमें बाइजेंटाइन एम्पायर बनी, दूसरी वेस्ट रोमन एम्पायर बनी। तो बाइजेंटाइन में एक जो एम्पायर आए तो उसका जो नाम था अपना क्या कहते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर आए। कॉन्स्टेंटाइन नहीं बाइजेंटाइन नहीं है। ये अभी आपने सवाल में मुझसे जस्टिनियन, सॉरी ज़हन निकल गया। जस्टिनियन जो थे उन्होंने ये फील किया कि अब ये कानून बनाने चाहिए। तो उन्होंने एक 10 लोगों की कमेटी बनाई और उनको कहा कि आप ये कानून बनाएं। और कुछ किताबें, कुछ में 1600 हैं, कुछ में 16,000 हैं, अब उसमें बात में नहीं जाते। बहरहाल उन्होंने एक 12 टेबलेट्स बनाए, 12 ब्रॉन्ज टेबलेट बनाई, उन पर लॉ लिखे और वो 12 टैबलेट जो है ये कोडिफाई किया। देखो ये भी लिखत मिला, ये भी रिटन किया गया। ये भी इस तरह से, जिस तरह से हम्मुराबी ने
पिलर लगाए थे, इन्होंने भी आवेज़ा किए मुख्तलिफ जगहों पर। और जो भी कोई मिसाल के तौर पर कोई जुर्म करता था उसको पकड़ के वहाँ पर ले जाते थे कि भाई देखो ये आपका ये जुर्म है, ये इस सेक्शन में आ रहा है, इसके मुताबिक अब आपको सज़ा इसके तहत मिलेगी। तो उसमें सज़ाओं का भी था, उसमें सिविल लॉ भी था, उसमें फैमिली लॉ भी था, उसमें बहुत सारे 12 टैबलेट्स हैं। तो उन्होंने उसको कैटेगराइज किया गया था उसके अंदर। तो ये जो थे जस्टिनियन थे, इन्होंने ये किया। और ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 12 टैबलेट्स हैं, 12 टैबलेट्स से कहा जाता है, इसको दुनिया के जो मॉडर्न लॉ है उसमें बड़ी अहमियत हासिल है। और दुनिया का जितना भी मॉडर्न लॉ बना है वो उनकी बेस यही 12 टैबलेट्स हैं। आज जिसे रिटन लॉ कहते हैं, आज जैसे, क्योंकि पहले कोई कानून रिटन में नहीं था, ये हम्मुराबी के बाद यही कानून था जो कोडिफाई हुआ, अगले बादशाह की ख्वाहिश। हाँ, तो ये इसके बाद, क्योंकि फिर एक रोमन में बड़े वो आए, हो गया जमहूरिया भी बना, जमहूरिया रोमन बन गया। तो उसके बाद ये 2 टुकड़े हुआ, फिर ये लॉ बने, फिर आगे चली बात। तो इस लॉ में जो चीज़ें थी वो आजकल के भी लॉ उस पर बेस करते हैं, वो चीज़ें वहाँ से अटक गई। अरे मैं एक बात और बताता चलाऊँ कि ये मत समझिए कि ये सिर्फ 12 टैबलेट थी। इनकी अहमियत वही थी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की है आज उस दौर में। जो उनकी अहमियत यही है जैसे हमारे आइन की है, ये 1973 का जो हमारा आइन है, जो हमारे लिए जिसकी अहमियत है, इस तरह से उनकी अहमियत थी। 12 टैबलेट्स की अहमियत थी और वही बुनियाद बना आगे मॉडर्न लॉज का। नाजरीन, मैं अब इफ्तिखार उन सैयद तज्जिया निगार से इस कानूनी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हमारे मुआशरे को कंपैरिजन का इनका नुक्ता नज़र लूँगा। शाह साहब, वकील साहब ने फरमाया कि जस्टिनियन लॉ आवीज़ा कर दिए गए, नविश्ता दीवार बना दिए गए। हमारे यहाँ भी नविश्ता दीवार है, नो पार्किंग। हमारे यहाँ भी टैबलेट लगी हुई है ना, नो पार्किंग, नो स्पिटिंग, नो स्मोकिंग। क्या मसला है? उस दौर में नविश्ता दीवार जो था, जो टैबलेट्स लगी हुई थी, उन पर अमल दरामद होता था। और हमारे जो ट्रैफिक से रिलेटेड, सिविक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, या लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ है कि 6 से ज़्यादा लोग नहीं चढ़ेंगे, टैबलेट तो लगी हुई है, अमल दरामद नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अमल दरामद की तरफ इंसानी जो जहन अगर राग़िब हो रहा है, तो जैसे पेन एंड प्लेजर का कॉन्सेप्ट है, इंसान इन 2 चीज़ों के गिर्द घूम रहा है कि तकलीफ़ से बचना, प्लेजर को हासिल करना। इम्प्लीमेंटेशंस सबसे पहले आपको इस बात के लिए तैयार करनी है, इम्प्लीमेंटेशन तैयार करेगी कौम को या माशरे को या रियासत को, कि माशरे की स्पीड जो है, बेहंगम स्पीड, उसको स्लो डाउन किया जाए और मुस्तकिल किया जाए। जब आप कवानीन पे अमल करना शुरू करते हैं, तो जैसे 8 बजे के ऑफिसेस खुल गए, 5 बजे छुट्टी हो गई, बिटवीन खाने के रेस्ट के अलावा कुछ नहीं, वर्क वर्क एंड वर्क। यानी इल्म अपनी जगह पे हैसियत रखता है, नॉलेज अपनी जगह हैसियत रखती है, लेकिन अगर उसके साथ अमल ना हो, इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने हर जगह पे कानून टैबलेट की शक्ल में आवेज़ा किए। मसला क्या हुआ कि जब आप अपने ऊपर वो कानून अमल दरामद करते हो तो आपको होता है पेन, दूसरे पे कानून अमल दरामद होते हुए देखते हो तो महसूस करते हो प्लेजर। इस डिस्क्रिमिनेशन ने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया। ज़्यादातर जो हमारे इस खित्ते के सोसाइटियाँ या अफ्रीका की कुछ सोसाइटियाँ, कि जब अपनी बारी आती है तो हम कानून से अपने आप को पीछे धकेलते हैं, नहीं हम पे नहीं होना चाहिए। या जैसे इन्होंने कहा कि कोई शक्ल अपना इस्लाम के अंदर कोई और शक्ल है कंपनसेशन की, जूडास अलग करते हैं, अपना ईसाई अलग करते हैं, हिंदू अलग करते हैं, बुद्धिस्ट अलग हैं। इस तरीके से जब
आपकी इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी इन द इम्पोजिशन ऑफ लॉ, कि कुछ लोग कानून से मावरा होंगे, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पावर। और एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू करप्ट और एब्सोल्यूटली वो आपको कंपल्स कर देती है कि आप गलत तरफ जाएं, क्योंकि जब आप बात उसी बादशाह के कॉन्सेप्ट में रुझान पड़ जाता है बेकायदगी का। तारीखी सफर तय किया कि हम जिस मकाम पे आज पहुंचे, कि आपने ख्वाहिश के मुताबिक चलना है या आवाम की कलेक्टिव विल जो पार्लियामेंट तख्लीक आई है उससे कवानीन जो बनेंगे उसके इम्पोजिशन से अपने आप माशरे को रेगुलेट करना है। ये बुनियादी आ रहा है। आप इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दें, सारे इक्वल द लॉ आ जाएं, तो आप देखें कैसे अमन, यानी कहते हैं पीस जो है वो प्रॉस्पेरिटी का रास्ता देता है। अगर पीस ही नहीं होगा तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ की। शाह साहब, आपने बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन की कि बेकायदगी की जो वजूहात हैं वो आपने बहुत ही खुलासे के साथ समझाई। वकील साहब, रोमन एम्पायर की बात हो रही थी। रोमन एम्पायर के बाद की जो एवोल्यूशन है, जो इर्तिका है, जो तब्दीली है कवानीन में, बनी नौ इंसान के लिए जो कवानीन बनाए गए, जिसमें सिविल लॉज भी हैं, फौजदारी कवानीन भी हैं, विरासत के कवानीन, मुख्तलिफ चीज़ें, तो उन पर ज़रा रोशनी डालिए कि रोमन लॉज के बाद फिर इर्तिका में क्या कौन से लॉज का अमल दखल हुआ? जब हम फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ तो हम फ्रेंच लॉ, वहाँ फ्रेंच लॉ भी एक कोड ऑफ फ्रेंच, नेपोलियनिक बोनापार्ट थे और नेपोलियनिक एक कानून बना उसमें। अच्छा, उनके नाम के मुनासबत से नेपोलिक कोड, वो एक कोड बनाया नेपोलियन ने, और उसके साथ उन्होंने एक ये 12 जो टैबलेट्स थी रोमन एम्पायर की, उसको भी उसमें मर्ज किया। तो फ्रांस ने उस लॉ को और अपने लॉ को दोनों को इकट्ठा चलाया। मौजूदा जदीद आइन में उनका ये कंट्रीब्यूशन है जी, तो ये चलाया। फिर इसके बाद हम जाते हैं, जब फॉल ऑफ पूरा रोम ख़त्म हो गया तो स्टेट्स अलग हो गई, ताकि यूरोप भी नए मुल्क बने, तो उसमें नए कवानीन की ज़रूरत थी। तो उसमें उन्होंने इन्हीं 12 टैबलेट्स को अपना बुनियाद बनाया और अपने लॉज बनाए, और फिर आया इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जस्टिनियन कोड जो है, जी जी, इस पे इसकी उसमें क्या अहमियत थी? ये जस्टिनियन कोड ही तो था जो 12 टैबलेट हैं। 12 टैबलेट, ये 12 टैबलेट ही जस्टिनियन कोड कहलाते हैं, जिनको 12 टैबलेट्स को ब्रोंज पर लिखकर और उनको आवेज़न कर दिया गया मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, आज के माशरे में उसकी शक्ल क्या है? यानी ये जो एक्स और ये 1 या वी के साथ डबल लगा देते हैं, आए करके 7 बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं, 10 की निशानदेही करते हैं रोमन हिंद से। जी हाँ, जी हाँ। देखिए शाह साहब, ऐसा है कि रोमन एम्पायर ने 1000 साल तक यूरोप पर हुकूमत की कोई, तो जाहिर है उसका एक असर तो यूरोप पर रहेगा। अब भी आप जाएंगे ज़िंदगी के हर शोबे में, आप जाके देखेंगे, तालीम में, कानून में, रहन सहन में, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको रोमन एम्पायर के कानून का कहीं पर तो नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है इस पर। और यही आपने जो बात की हिंसों की, तो आज भी हम लोग जब लिखते हैं तो रोमन में लिखते हैं, ठीक है। हम अदालतों में भी जाते हैं तो हम अगर लिखते हैं कि 13th जुडिशल मैजिस्ट्रेट, तो हम उसको एक्स और 3 हम वो लगाते हैं, उसके बाद तो वो उसमें लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रोमन की सारी, बल्कि टर्मिनोलॉजी जो कवानीन की इंटरप्रिटेशन है उसमें टर्मिनोलॉजी अलग इस्तेमाल होती है, वो भी है। हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी, जैसे कोई ख़ास लफ्ज़ आप बताएं। जैसे हमारे यहाँ लफ्ज़ होता है रेस जुडिकेटा है, मिसाल के तौर पर। हालांकि वो इंग्लिश का नहीं है। हाँ, इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। बहुत है उसमें, रोमन है, लैटिन है और सारी चीज़ें हैं उसमें मुख्तलिफ, आज भी अपनी अफादियत कायम वो बिल्कुल रखे हुए हैं, और उसी पर जो है वो फैसले होते हैं, उसी को रखा जाता है और लिखा भी यही जाता है। अगर कोई हम रिट बना रहे हैं, कोई हम सिविल केस बना रहे हैं, तो हम उन्हीं लफ्ज़ों को, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को लिखते हैं, ताकि जो है वो कोर्ट में सामने आए तो प्रॉपर तरीके से जज साहब उनको समझें, ना कि आम फहम लफ्ज़ों में उनको समझाया जाएगा। वो उसी
लफ्ज़ को लेंगे तो उनको बात समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ नहीं। अच्छा, इंग्लिश लॉ आप क्या समझते हैं कि ये उसके ये जो दौर था, इस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके कितने अरसे के बाद इंग्लिश लॉ वजूद में आया और इर्तिकाई मरहले तय करता हुआ किन किन इलाकों में इसको इम्पोज किया गया और इम्प्लीमेंट किया? देखिए, इंग्लिश कॉमन लॉ हम कहते हैं जिसको, कॉमन लॉ था, उसमें मुख्तलिफ लॉज थे। एक तो आपका सिविल लॉ था, दूसरा आपका उसमें चर्च लॉ भी था जिसको कैनन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो चर्च जो फैसले करता था, आप उसकी तारीख में जाएंगे तो बड़ी भयानक तारीख थोड़ी सी है, लेकिन चर्च लॉ भी था उसमें, सिविल लॉ भी था और उसमें क्रिमिनल लॉ भी था। ये थे इंग्लिश कॉमन लॉ जो थे उसके हिस्से थे। फिर ये तो यहाँ पर जो लॉ बना तो बना, लेकिन हम अगर आगे जाते हैं, क्योंकि हमारा कानून जो है पाकिस्तान का वो बरतानिया के से रिलेटेड है, बिल्कुल, ठीक है। हम आते हैं, फिर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान या हम बरे सग़ीर कह लें। बरे सग़ीर में जब अंग्रेज़ों के आने से पहले वहाँ पर दो कानून राइज थे, एक हिंदू लॉ था, दूसरा शरिया लॉ था। तो दोनों वो चलते थे, और तीसरा एक कानून था बादशाह का अपना भी कुछ कानून होता था, एकामात थे जो मुंह से निकाल दे, वो कानून होता था, ये होता था। तो उसके बाद जो है ये अंग्रेज़ जब आए तो ये जो हिंदू लॉ और शरिया लॉ को कंपाइल किया और उन्होंने अपने इंग्लिश लॉ में मर्ज कर दिया और फिर वो नाफिज किया। अपने नाजरीन की तरफ दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन, एक वक्फा, इसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे।